हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कार्य। पावर होता है सामर्थ्य और एनर्जी है ऊर्जा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है, तो सभी के लिए है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बच्चों बात करने वाला हूं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वर्क, क्या कहते हैं कार्य। तो नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। ओके, नाइन्थ क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं वर्क क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर वर्क की हम याद करें तो बच्चों क्या बताई जाती है आप लोगों को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस है और वी अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर बॉडी आपका डिस्प्लेस हो जाता है, फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस होने का मतलब है विस्थापन हो जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं ये बॉडी आपका वर्क कर रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है तभी कहेंगे वर्क हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट करता ही है। ये फोर्स वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फोर्स टेंड्स टू डिस्प्लेस द बॉडी। कर देगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करता है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम कहते हैं बॉडी इज डूइंग वर्क। तो दो कंपोनेंट हमें चीज मिलती है यहाँ पर, एक फोर्स मिला है और एक डिस्प्लेसमेंट मिला है, जिसको हम विस्थापन और बल कह रहे हैं। तो इन्हीं का जो प्रोडक्ट है एफ इंटू डी, इसी को हम कहते हैं वर्क, सिंपल डेफिनेशन में। अब चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ऑब्वियस है इनका डायरेक्शन भी कंसीडर करना होता है। ये सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्लासिफाई हमें करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस यहां पर हो सकती है। जनरलाइज वे में अगर बात करें, सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पर प्लेस्ड है और आप एक फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में लगाते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आपका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो जाता है अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल। मान लेते हैं ये टेबल का सरफेस है बच्चों, और इस टेबल के सरफेस पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के यहां तक पहुंच जाता है। तो यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल आपको मिल रहा है, थीटा एंगल मिल रहा है, यानी कि फोर्स ऑब्लिकली डिस्प्लेसमेंट से लगा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ एंगल आ गया है। जनरली तो हमने जैसे ऊपर बात की एफ इंटू डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हम लोग कह रहे थे, यहां पर हमने कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल आ गया है। तो इस केस में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम लोग चलते हैं बच्चों। इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो एक राइट एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक एंगल हम परपेंडिकुलर डालें, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन जाता है ये। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और थीटा हमें यहाँ पर हमारा अननोन एंगल मिला है, तो यहाँ पर हम एफ फोर्स के कुछ कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट आपको मिलेगा डी के अलोंग, यानी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। एक आपको कंपोनेंट मिलेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये दोनों कंपोनेंट हमारा, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ये चीजें मैं वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लेना चाहते हैं, तो कॉस थीटा बराबर अगर निकालें तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अब निकालते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं, राइट एंगल ट्राइंगल आपका OAB है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो बेस है हमारा OA है बेटा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB है। तो यहां से हमारा OA का जो वैल्यू आता है वो कितना आ जाएगा, OB cos थीटा आ जाएगा। और OB क्या है बच्चे, यहां पर OB हमारा जर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो F cos थीटा यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, और OA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर देखें कि OA डायरेक्शन में कितना था, उसको मैं Fx अगर नाम देके चलूं, तो Fx बराबर F cos थीटा हमें मिलता है। इसी तरह से मैं साइन लगाता हूं तो मुझे एक Fy मिलता है, F sin थीटा। ये चीज मैं वेक्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। आप इसको, अगर आप तक वेक्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां से मुझे फोर्स के दो कंपोनेंट मिलेंगे। जैसे थीटा डायरेक्शन पे आपका फोर्स लगा है, दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक Fx मिलेगा और एक मिलेगा आपको Fy।
अब हमें यहां देखना होता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके एफ के अलोंग मिलेगी। इस एफ को ही हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल या इसको हम कहते हैं क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वेक्टर टर्म्स में हमें समझना होता है कि कौन सा कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, वही हमें लेना होता है। जैसे ऊपर वाले जो केस की बात करें, इस वाले केस की अगर हम बात करें, तो इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो दोनों पैरेलल है, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, तो सिंपली हमने कह दिया एफ इंटू डी। लेकिन जब इस सेकंड केस की हम लोग बात कर रहे हैं, मान लेते हैं सेकंड केस है, तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ एंगल बना है, और जब ये एंगल बन जाता है तो हमें कंपोनेंट लेना होता है। तो जर्नलाइज वे में वर्क की डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये हमें लेना होता है। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा आपको फंडा समझना है। तो जर्नलाइज डेफिनेशन हमारी अब तैयार है, तो अगर इसको हम देखें तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, क्योंकि वही फोर्स कंपोनेंट आपका डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही करा रहा है, पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रहा है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, उसका परिमाण क्या है, इन्हीं का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क। अगर हम इसको लेके चलें तो वर्क डन बराबर जनरलाइज फॉर्मूला हमारा बना कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सिंपली हमारा जो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट करता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस हुआ है अगर, तो एफ एस कॉस थीटा हम इसको जनरलाइज वे में लिख सकते हैं। वेक्टर थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ और एस के बीच में एंगल थीटा है, और एफ और एस दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इसको वेक्टर टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो इंडिकेट्स द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एस। तो यानी कि एफ डॉट एस हम इसको लिखेंगे, ये इक्वल किसके लिखा जाएगा बच्चों, ये डब्ल्यू के इक्वल लिखा जाएगा, और डब्ल्यू यहां पर इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ये हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, और एफ डॉट एस हम इसको लिखते हैं। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब चलिए एक जनरलाइज वे में बात करें तो सिंपल, अगर वर्क डन बाय पैरेलल फोर्स, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, पैरेलल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारा टेबल पर रखा है और हम एक फोर्स इस पे लगाएं, तो ये जो फोर्स यहां पर लगा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, तो ये पैरेलल है, इनके बीच में कोई एंगल इस समय नहीं आपको मिल रहा है। तो फिर हम सिंपल कह सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, दोनों पैरेलल हो गए हैं, एक दूसरे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो वी विल राइट एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा करने के बाद थीटा का वैल्यू अगर यहां पर देखें तो 0 होगा, और कॉस 0 आपने पढ़ा है कितना होता है बच्चे, 1, तो W बराबर यहां पर कहलाता है आपका एफ एस। तो सिंपल एफ एस या डी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तब हम सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम कर देंगे, क्योंकि एफ और एस के बीच में कोई एंगल नहीं है, फोर्स ने जितना भी फोर्स लगा था वो डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कराया। दूसरा केस जो ऑब्लिक फोर्स की हम लोग बात कर रहे थे, ऑब्लिक फोर्स यानी कि किसी सर्टेन डायरेक्शन में एक तिरछा करके हम फोर्स लगाते हैं, तो इस समय भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, मे बी डिस्प्लेसमेंट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो सकता है, कम हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन इस बार थोड़ी सी अलग आ गई है, थीटा एंगल पर फोर्स यहां पर लगा है, तो जैसे थीटा एंगल पर फोर्स आएगा तो आपको दो कंपोनेंट फोर्स के लेने पड़ेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका एफ होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई, और एफ की वैल्यू जो कि डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अभी पीछे हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग देखते हैं, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा। तो सिंपल जो हमने अभी पढ़ा था, तो वी कैन राइट एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे वर्क की जनरल डेफिनेशन बन जाती है। ओके, तो एफ एस हम कहेंगे, एफ एस कब कहेंगे, जब पैरेलल फोर्स होगा, और ऑब्लिक फोर्स होगा तो हम कहेंगे एफ एस कॉस थीटा। उम्मीद है बात ये यहां तक आपको समझ में आई है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं बच्चों, इसको थोड़ा समझेंगे। 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे फर्स्ट केस हम देखें कि वर्क डन पॉजिटिव है,
पॉजिटिव वर्क डन कहा जाता है इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अभी हमने देखा ना कि अगर फोर्स आपका डायरेक्शन में काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया टोटल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो देयर इज नो एंगल। तो एंगल यहां पर जो होगा आपका बेसिकली या तो 90 से तो जनरली कम ही है, ओके, तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा जीरो से ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में एफ एस कॉस थीटा हम सिंपल लिखेंगे और थीटा बराबर हमारा इक्वल जीरो के कर देते हैं, तो वी विल राइट द एफ एस, जो कि अभी प्रीवियस केस में हमने लिखा है। तो इस केस में आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कहलाता है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन यहां पर आता है। एक केस होता है वर्क डन इज जीरो, जीरो भी हो सकता है आपका वर्क, क्योंकि थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है वर्क, और थीटा की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि आपके वर्क को जीरो करा दे। तो ये कब होगा, जब फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, ओके, कि फोर्स हमने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो ये हो रहा है डेफिनेटली इस लगाए गए परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से होगा ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, कोई पर्टिकुलर पुली है और सर पे अपने एक वेट रख के खड़ा रहता है या चलता है, तो इस केस में यहां पर कोई वर्क इस रखे गए वेट के थ्रू नहीं होगा, ओके, क्योंकि वेट के थ्रू जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों में 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होने का मतलब अगर इसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम देख लें, W बराबर एफ एस कॉस थीटा और एफ एस कॉस 90 होता है जीरो, तो वर्क जीरो कहा जाता है। ये मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली समझ में आ गया कि वर्क हमारा जीरो कब होता है, 90 डिग्री एंगल पर। लेकिन थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी ये समझ ले, ये बात बिल्कुल ठीक है, जीरो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कुली जो सर पे अपने वेट रखे हुए अगर ये चलता भी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको चलने के लिए जो फोर्स का मैकेनिज्म है, चलने का जो इसका मैकेनिज्म है वो अलग है, ठीक है। वो अपने ग्राउंड फीट, जो फीट्स इसके हैं ग्राउंड पर फोर्स लगाता है, ग्राउंड से फिर रिएक्शन मिलती है, तब वो चल रहा है, ये वेट कंट्रीब्यूट उसके मोशन में नहीं कर रहा है, तो इसके द्वारा कोई वर्क यहां पर नहीं होगा। लेकिन एक बात थोड़ा और यहां पर समझ लें स्टूडेंट्स, कि अगर ये मान लेते हैं कि आपका कुली किसी स्वैम्प लैंड पर है, स्वैम्प लैंड का मतलब समझते हैं दलदली जमीन है, और जो सर पे रखा हुआ वेट है और ये दलदली जमीन जो इसके यहाँ पर हमने दे दिया, और दलदली जमीन में इस रखे वेट की वजह से वो नीचे थोड़ा धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, तो इस केस में आपका ये जो वेट है जो कुली के सर पे रखा हुआ था, ये कुछ ना कुछ वर्क कर जाएगा, क्योंकि इस समय वर्क की डायरेक्शन, अगर सॉरी फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो अब यहां पर वर्क इसको मिल जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स से, तो हम कोई वर्क उस पर्टिकुलर फोर्स के थ्रू नहीं कहेंगे। ये बात थोड़ा समझने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक केस और मिलता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इट्स मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, कि फोर्स मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके राइट हैंड पे हो गया है, तो ये थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक जनरलाइज वे है। फ्रिक्शन के केस में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रखा है और उस पर हमने कोई अप्लाइड फोर्स दिया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो इस केस में इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट तो आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम यहां पर साइमल्टेनियसली कर रहा होता है, तो इसलिए हम यहां पर कह देते हैं कि इस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल मानते हुए इस फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन नेगेटिव कहलाए, ओके, क्योंकि cos 180 यहां पर हमें लेना पड़ेगा, एंगल अगर 180 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन फोर्स से, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, और W बराबर यहां पर कहलाएगा -fs, ओके बच्चों। तो ये एक सिचुएशन यहां पर हो जाती है। तो 3 केस हमने पढ़े। पहला केस, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा अगर थीटा का वैल्यू आपका 0 के इक्वल हो, 90 से कम है, और आपका वर्क डन 0 हो सकता है अगर थीटा 90 डिग्री हो, और वर्क डन आपका नेगेटिव हो सकता है अगर 180 डिग्री आपका एंगल हो एफ एंड डी के बीच में, एस के बीच में, ठीक है। तो अब वर्क जीरो की कंडीशन को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, जीरो वर्क डन कब कहलाता है।
देखिए वर्क की अगर जनरल फॉर्मूले को अगर हम रिकॉल करें तो W बराबर होता है बच्चों एफ एस कोस थीटा, जो कि हमने पढ़ा है। तो जीरो कब कब हो सकता है, देखो जीरो होने की कुछ कंडीशंस हैं। एक तो हम फोर्स ही ना लगाएं, फोर्स हमारा जीरो हो जाए तो इस केस में वर्क आपका जीरो कहलाएगा। ओके बच्चों, फोर्स ही नहीं लगाया तो ऑब्जेक्ट कोई कार्य करेगा ही नहीं। मान लीजिए फोर्स तो लगा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स कुछ लगा है, तो इस केस में भी आपका वर्क जीरो ही कहलाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं है आपके ऑब्जेक्ट कार्य करता हुआ नहीं कहलाएगा। एक और कंडीशन हो सकती है बच्चों कि मान लेते हैं थीटा, जो कि अभी हमने पढ़ा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल पर अगर लग गया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस समय भी आपका वर्क जो होता है वो जीरो होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जीरो वर्क डन की जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स थोड़ा समझ लीजिए, वेरिएबल फोर्स किसको कहते हैं, जो वेरी करे, जिसका वैल्यू जो है हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा हो, उसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू थोड़ा सा इसको हम एक्सेस में समझेंगे। मान लेते हैं हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम लेकर के, एक्स एक्सिस में हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स हो रहा है, और एक हमारा फोर्स है जो वाई एक्सिस में काम कर रहा है, यानी कि फोर्स एक फंक्शन है एक्स का। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं हमारा एक पर्टिकुलर ग्राफ हमको मिलता है एक वेरिएशन के साथ, जिसमें फोर्स कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में इनिशियली कुछ हमारा हुआ है, मान लेते हैं एक्स आई इनिशियल कोई डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स एफ हुआ है, और ये हमें एक पर्टिकुलर एरिया यहां पर हमें मिल गया है पूरा कंप्लीट। इस एरिया को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर बना हुआ मान लें, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बना हुआ मान लें, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो होगा, एक छोटा एरिया जो हम ले लें, ये हमारा डेल्टा एक्स या डी एक्स हम इसको कह लेते हैं। एक पूरे एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया है डेल्टा एक्स। तो इस केस में अगर हम इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करें, पूरे एरिया को अगर हम फाइंड आउट करें, तो ये पूरा का पूरा एरिया, इस पूरे एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस पूरे एरिया का जो वैल्यू होगा वो वर्क डन के ही बराबर होगा। यानी कि एरिया क्या होता है जनरली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया में फोर्स आपका वाई एक्सिस पर है और डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सिस पर। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना होगा, जो कि वर्क के ही इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इन जनरल सबसे पहले हमने लिया इस पूरे एरिया का छोटा सा हिस्सा डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इस डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में माना हमने फोर्स एफ एक्स चल रहा है, तो मान लेते हैं इसको करने में कुछ वर्क हुआ है डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो गया है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये पर्टिकुलर एरिया ही हमारा वर्क बता रहा है। तो टोटल वर्क डन इसमें अगर हम देखें टोटल वर्क होगा कितना, ओके, तो टोटल वर्क अगर देखें तो इसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट या समीशन करना होगा, किस लिमिट में, x1 से या xi से xf तक, xi से xf तक की लिमिट में अगर इसको लेके जाए समीशन करें, या इंटीग्रेट कर कर भी इसको हम लिख सकते हैं xi से xf तक। तो ये पूरा जो इक्वेशन होगा ये हमें क्या बताएगा, दैट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्योंकि यहां पर फोर्स क्या है, वेरिएशंस में है, फोर्स आपका वेरी कर रहा है किन्हीं पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट्स के अंदर, एक्स आई से एक्स एफ तक आपका फोर्स जा रहा है, और इसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर फोर्स का वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहलाता है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच जीरो देन द समेशन अप्रोच ए डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पर जो भी पर्टिकुलर एरिया अब आया था, तो इसका छोटा सा एलिमेंट जिसका हमने डेल्टा एक्स लिखा था, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है जो इसके कर्व के अंडर आ रहा है वो इंडिकेट करेगा वर्क को, यही हमारा पूरा वर्क कहलाता है। ओके, तो देन वर्क डन कैन बी रिटर्न एज, लिमिट यहां पर हमने लगा दिया है कि डेल्टा एक्स जो है अप्रोच अगर जीरो के कर रहा है, यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो एक्स आई से एक्स एफ तक वर्क डन हम कैलकुलेट करें एफ एक्स डेल्टा एक्स, तो ये हमारा वर्क डन लिखने का एक तरीका इंटीग्रेशन फॉर्म में हो जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया दिया।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है। यानी कि वर्क हम देख रहे हैं कि वेरिएशन के साथ फोर्स में कुछ वेरिएशंस हैं। एक फंक्शन है फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ में, जैसे हमने माना कि फोर्स एक पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है, तो वेरिएशन है इसमें यहाँ पर एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो उसके हिसाब से वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क निकलेगा दैट इज एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स इन द इंटीग्रेशन। तो ये हम निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं वर्क की यूनिट के बारे में। वर्क की यूनिट की अगर देखें तो बेटा एसआई यूनिट जो होता है दैट इज जूल। जूल हम इसको लिखते हैं। फॉर्मूला क्योंकि वर्क का हमने पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा। तो एफ हमारा एसआई यूनिट के लिए अंदर लिखे तो न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट लिखे तो मीटर होता है। यही न्यूटन मीटर कहलाता है जूल, ये एसआई यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अगर 1 जूल को हम डिफाइन करें तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 न्यूटन of force acting on a body displaces it through a 1 मीटर। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करे, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है बच्चे, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तक हो गया है, तो इस कंडीशन में 1 जूल कार्य कहलाएगा। 1 जूल हम उसको अमाउंट ऑफ वर्क बोलेंगे। सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होता है और अर्ग की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल। जूल में अगर इसको कन्वर्ट करें, या 1 जूल बराबर 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग भी हम लिख सकते हैं। ये मैंने डायमेंशन एनालिसिस में कराया भी था, ये रिलेशन के अर्ग और जूल में रिलेशन क्या होता है ये पूरा बताया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अनदर यूनिट है, एक और यूनिट है वर्क का, जिसका वैल्यू जूल में अगर लिखें तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल होता है। ये हम बताएंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। कैलोरी की अगर बात करें, कैलोरी को भी हम जूल में, जो कि हीट का यूनिट है, जूल में 4.186 जूल हम लिख सकते हैं। किलोवाट आवर जो कि 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, ये भी एक वर्क का ही यूनिट होता है। और डायमेंशन की बात करें तो ml स्क्वायर t-2, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लियर है। और वर्क जैसा कि एक स्केलर प्रोडक्ट से आया है तो स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के हम यहाँ पर वर्क देख रहे हैं। ओके, क्योंकि जो हमने फ्रिक्शन वाला केस देखा था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ना समझ लें इसको। नेगेटिव का मतलब वेक्टर यहाँ पर नहीं है, ये एक जनरल बात है जो हम समझते हैं कि वर्क नेगेटिव होता है। ओके, ये फ्रिक्शन की वजह से ये सिर्फ। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं इसमें वर्क के बारे में, बाकी इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।